स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फॉर school.com। तो आज वाले हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डेरिवेशन कर रहे थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता मिली थी वह किसी भी बिंदु पे थी, और उसके लिए जो हम लोगों ने फार्मूला डिफाइन किया था वो आया था 1/4πε0 P/r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और वहां पे हम लोगों ने इसकी जांच भी की थी। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे एंगल का मान रखा था, अर्थात अच्छी स्थिति में जो थीटा कोण बनता था उसी का फार्मूला यानी इस्तेमाल यही करके हम लोगों ने क्या किया था, वैल्यू रखा था, और हम लोगों को अच्छी स्थिति भी प्राप्त हुई थी और अच्छी स्थिति भी प्राप्त हुई थी। आज हम लोग बात करेंगे इस द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे वैद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं और ये किसके कारण ये घूमता है, और ये घूमता है तो इस पर क्या काम करता है। ठीक है ना, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग अगर बात करें बल आघूर्ण की, तो बल आघूर्ण हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा है। ठीक है ना, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि बल आघूर्ण क्या किस तरह से किसी पार्टिकल को घुमाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये आघूर्ण तो मतलब होता है घुमाना, किसी पार्टिकल को क्या कर देना, घुमा देना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखकर उसे घुमा करके देखेंगे कि किस पोजीशन पे हमें द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम मिलता है और किस पोजीशन पे द्विध्रुव आघूर्ण न्यूनतम मिलता है, और किस पोजीशन पे हमारा जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो साम्य अवस्था में रहता है। ठीक है ना, तो आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कार्यरत बल आघूर्ण। ठीक है ना, बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चित्र देखें तो चित्र इसका कुछ इस तरह से होता है। तो हम लोगों को करना क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र लेने हैं ऐसे करके। हम लोगों ने एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसे लेना है, ये हम लोगों ने वैद्युत बल रेखाओं के गुण में पढ़ा था। ठीक है, इस वैद्युत बल रेखाओं के गुण में हम लोगों ने ये देखा था, वहां पे बोला गया था कि जब दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं तो क्या होती है, उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है वह हर बिंदु पर क्या होता है, एक समान होता है। यहाँ पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र को एक समान इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे जब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखेंगे तो जो हम लोग यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रखेंगे तो ऐसा ना हो कहीं हमारा वैद्युत क्षेत्र ज्यादा हो तो बल आघूर्ण कुछ और हो, कहीं वैद्युत क्षेत्र कम हो तो बल आघूर्ण हम लोगों का कुछ और हो। ठीक है ना, तो हम लोग करते क्या है, ये एक समान हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र का निर्माण कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक द्विध्रुव आघूर्ण को रखते हैं। ठीक है ना, और वह द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होगा, इस वैद्युत क्षेत्र में किसी थीटा कोण पर क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इसको वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी थीटा कोण पर रखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास अपने पास कोई द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है ना, -q और ये हो गया अपना +q। क्या हो गया, +q। ठीक है ना, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट ये। अच्छा, हम लोगों को ये भी पता होता है इसकी लंबाई कुल कितनी होती है। इसकी लंबाई हम लोग को पता है, इसकी लंबाई होती है 2l। द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई कितनी होती है, 2l। अच्छा, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण इस वैद्युत क्षेत्र में कितने कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पे रखा गया है। ठीक है ना, कितने एंगल पे, ये थीटा एंगल पे, ऐसे हम लोग मान सकते हैं, या यहां पे हम लोग इसको कह सकते हैं ये इससे थीटा कोण पे है। ये देखो, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लिए ये क्या है, ये इस वैद्युत क्षेत्र में इसके साथ क्या है, थीटा कोण के साथ है। अच्छा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस आवेश की तरफ। इसका जो डायरेक्शन होगा P का वो क्या हो जाएगा, -q से +q की तरफ होगा। ठीक है ना, अब ये द्विध्रुव आघूर्ण इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। तो हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था कि जो +q के कारण जो वैद्युत बल कार्य करता है वो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्यरत होता है, और माइनस के कारण जो वैद्युत बल काम करता है वो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों के पास यहाँ पे दो आवेश है, एक तो है माइनस आवेश और एक है उसी परिमाण का +q आवेश। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें, अगर थोड़ा सा चर्चा करें तो इस वाले पॉइंट पे भी बल काम कर रहा है और इस वाले पॉइंट्स पे भी हमारा क्या कर रहा है, अपने लोगों का यहाँ पे वैद्युत बल कार्यरत है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वैद्युत बल होता है
वो प्लस क्यू के कारण क्या होता है, यानी धनात्मक आवेश के कारण ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्यरत होता है। तो इस प्लस क्यू के कारण इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो बल कार्यरत है वो किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। अर्थात किसकी तरफ होगा, ये वैद्युत क्षेत्र की तरफ। प्लस क्यू के कारण जो अपना वैद्युत बल काम करेगा वो किसकी दिशा में होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। और बल क्या होगा, F बराबर Q इंटू E। क्या हो जाएगा, F बराबर Q इंटू E, या हम लोग F1 मान लें, F1 बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं इस वाले टर्मिनल पे जो हमारा वैद्युत बल कार्य कर रहा है वो कौन सा है, वो माइनस के लिए क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। ये जो है, जो माइनस क्यू की गणना वैद्युत बल कार्य करता है वह वैद्युत क्षेत्र की क्या होता है, विपरीत दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र अपना इधर की तरफ है और उसके विपरीत का मतलब उसी का जस्ट उल्टा। तो हम लोग जो यहाँ पे इस माइनस क्यू की गणना वैद्युत बल कार्य करेगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा और वो क्या हो जाएगा, F2 बराबर मान लेते हैं Q इंटू E। कितना हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा। तो यहाँ पे F1 और F2 आपस में क्या है, बराबर है। अर्थात F1 और F2 क्या है, बराबर। अर्थात इन दोनों का जो परिमाण है वो आपस में एक दूसरे के बराबर है। ये F1 इधर की तरफ कार्यरत है, F2 इधर की तरफ कार्यरत है। हाँ, F1 इधर की तरफ क्यों है, F2 इधर की तरफ क्यों है, आपको अभी मैंने बताया कि जो प्लस के कारण आवेश बल मतलब वैद्युत बल कार्य करता है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, और जो माइनस के कारण वैद्युत बल कार्य करता है वो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने का प्रयास करेंगे। तो ये होगा क्या, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनका परिणामी बल शून्य है। कहने का मतलब है जितना बल ये इस वाले प्लस पर कार्यरत है उतना ही बल माइनस वाले पे कार्यरत है। इसके लिए इन दो बल कैसी राशि होती है, सदिश। जब दोनों बल परमाणु को आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे अर्थात जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस द्विध्रुव आघूर्ण पर कार्यरत जो परिणामी बल है वो पूरा का पूरा परिणामी बल क्या है, शून्य है। अच्छा, अगर इस पर परिणामी बल शून्य है तो दिमाग में तो ये पहले क्वेश्चन उठता है, क्या ये स्थानांतरित गति करेगा। स्थानांतरित गति का मतलब ये होता है कि कोई पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ से खिसक करके ये यहाँ पहुंच गया। जैसे ये यहाँ पे था, यहाँ से खिसका ये यहाँ पे पहुंचा, इसको हम लोग बोलते हैं ये विस्थापित होकर के खिसकना। तो कहने का मतलब है ये, क्या ये स्थानांतरित गति करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इस पर कार्यरत जो परिणामी बल है वह परिणामी बल क्या है, शून्य है। जब इस पर स्थानांतरित गति नहीं करेगा, ये क्या करेगा, अपने इसी पोजीशन पर रह करके ये क्या करता है, घूमने का प्रयास करता है। अच्छा, इसी पोजीशन पर रहकर के घूमेगा कैसे, जाहिर सी बात है अगर ये पार्टिकल इसी पॉइंट पे रह करके घूमने का प्रयास करता है, जाहिर सी बात है कोई बल इसको नीचे की तरफ धक्का दे रहा होगा और कोई दूसरा बल क्या कर रहा होगा, इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही तरफ पुश करे, हमारा मतलब ये जो पार्टिकल से ये रोटेट करता रहेगा। तो होगा क्या, एक बल क्या करेगा, इसको नीचे की ओर करेगा, एक बल इसको उठाएगा ऊपर की ओर, और ये पार्टिकल क्या करता रहेगा, उसी अक्ष पर उसी पोजीशन पर रह करके ये घूर्णन करना प्रारंभ कर देगा। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, स्थानांतरित गति तो कर नहीं पाएगा क्योंकि इसका परिणामी बल कितना है, शून्य है। जब परिणामी बल शून्य, स्थानांतरित गति नहीं करेगा तो अपने उसी पोजीशन पर रह करके ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या करेगा, घूमने का प्रयास करेगा, और जब घूमेगा इस पर बल आघूर्ण कार्य करेगा। अच्छा, घूमेगा कैसे, यहाँ पे देखिए एक बल इधर की तरफ, एक बल इधर की तरफ, इन बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है। स्थानांतरित नहीं करेगा लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं क्या है, अलग अलग है, जो इसको घुमाने का प्रयास करेंगे। और जब ये घूमना प्रारंभ करेगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस द्विध्रुव आघूर्ण पर क्या कार्य, यानी यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, बल आघूर्ण का कार्य हो रहा है। और जब बल आघूर्ण कार्य होगा तो हम लोगों को चाहिए क्या, इस द्विध्रुव आघूर्ण पर कार्य बल आघूर्ण का व्यंजक चाहिए। चलिए, इतना तो बात समझ में आ गया। अब हम लोग डायग्राम में थोड़ा सा और एक पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पे जब ये थीटा कोण पर स्थित है, ठीक है ना, ये जो अपना है ये थीटा कोण पर स्थित है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आइए, अब वैद्युत क्षेत्र ये जो अपना द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश किस कोण पर है, थीटा। जब ये थीटा कोण पर है तो हम लोग करेंगे क्या, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे। ठीक है ना। जब इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इसका एक कंपोनेंट होगा लंबवत, एक कंपोनेंट होगा क्षैतिज।
ठीक है ना। तो ये दो घटकों में वियोजित होगा, इसका एक घटक जो लंबवत घटक होगा वो कुछ इस तरह से होगा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, इसका जो क्षैतिज घटक होगा ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। इस थीटा को मान लेते हैं ये यहाँ पे कितने पे है, ये थीटा कोण पे है, ठीक है। चलिए अब बात समझ में आया। तो हम लोगों को अगर इसका नाम दे दें ए बी और ये सी, ये ए बी सी हम लोगों को क्या दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है ना। ये लंब है, ये कर्ण है और ये क्या है, आधार है। तो हम लोग जानते हैं जो साइन थीटा इस ट्रायंगल से निकलेगा, हम लोगों को पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब इसका कितना है, बीसी है, कर्ण कितना है इसका, AB है, आधार कितना इसका, AC है। तो हम लोगों को पता है जो यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी वो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, BC, लंब कितना है, BC, और कर्ण कितना है इसका, इसका कर्ण है 2L, अर्थात यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हम लोगों ने पहले से ही मान रखा था, कितना होता है 2L, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की दूरी 2L ही होती है। तो अब हम लोग यहां से देखें तो BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 2L sin थीटा, क्या हो जाएगा 2L sin थीटा। ये BC क्या है, ये BC इस द्विध्रुव आघूर्ण की लंबवत दूरी है। ये BC क्या है, ये जो AB अपना है, AB जो द्विध्रुव आघूर्ण है, ये क्या कर रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक लंबवत दूरी ड्रॉ कर रहा है, और वह लंबवत दूरी कौन सी है, BC। तो BC की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, 2L sin थीटा। क्या मिला हम लोगों को, 2L sin थीटा मिला। तो वैसे यहां से जब हम लोग cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा की वैल्यू मिलेगी यहां से हम लोगों को, यानी AC की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2L cos थीटा, अर्थात ये क्षैतिज घटक हुआ और ये कौन सा घटक हुआ, लंबवत घटक। हम लोगों ने वैल्यू इसलिए फाइंड आउट किया, इसलिए इसको हम लोगों ने यहां से निकाल रखा है, क्योंकि आगे चल करके हम लोगों को जरूरत पड़ेगी बल गुणे लंबवत दूरी, क्योंकि बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल तो ये दोनों काम कर रहे हैं, इनमें से किसी एक को उठाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे इसकी जो लंबवत दूरी है वो कौन सी है, BC है। तो BC का मतलब यहाँ की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2L sin थीटा हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ से लैंग्वेज बनाना प्रारंभ करेंगे, अर्थात माना कोई द्विध्रुव आघूर्ण P है जिसके बीच की दूरी 2L है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी थीटा कोण पर स्थित है, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग डेरिवेशन लिखे, इस डेरिवेशन का नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण पर कार्यरत बल आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण पर कार्यरत बल आघूर्ण। आओ जैसे चित्र दिख रहा है वैसे हम लोग क्या करें, यहाँ पे लैंग्वेज बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो लैंग्वेज हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखो लैंग्वेज बनाना बहुत ही आसान है, किसी भी चीज का जितने भी हम लोग फिजिक्स का डेरिवेशन करेंगे उसका डेरिवेशन उसके चित्र पे ही डिपेंड करता है कि चित्र क्या कहता है। अगर चित्र समझ में आ गया तो आपको न्यूमेरिकल भी करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल हमारा हम लोगों का सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है। तो हम लोग क्यों उसको वीक पॉइंट बना लेते हैं, तो डेरिवेशन को ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना डेरिवेशन भी एक एक स्टेप में होता है, पहले तो उसका लैंग्वेज लिखा जाता है, उसकी भाषा लिखी जाती है, फिर उसके बाद उस चित्र में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है ना। और जो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो घटना घटित होने वाली है, जो घटना घटित होती है उसका हमें रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोगों ने एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाया, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण लिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र था, थीटा कोण पर स्थित है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, इस भाषा में यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माना कोई द्विध्रुव आघूर्ण हुई
द्विध्रुव आघूर्ण, माना कोई द्विध्रुव आघूर्ण P है, माना कोई द्विध्रुव आघूर्ण P है, जिसके बीच की दूरी, जिसके बीच की दूरी, बीच की दूरी 2l है, जिसके बीच की दूरी 2l है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जो एक समान वैद्युत, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी थीटा कोण पर, थीटा कोण पर स्थित है, स्थित है। ये तो रहा हम लोगों का लैंग्वेज। क्या है? माना कोई द्विध्रुव आघूर्ण P है, जिसके बीच की दूरी 2l है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी थीटा कोण पर स्थित है, जो कि इस चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? चलिए, अब हम लोगों ने उसके अगले चरण में क्या किया? अगले चरण में हम लोगों ने यहाँ पे जो प्लस क्यू के कण और माइनस क्यू के कण जो विद्युत बल कार्य कर रहा था, उसके बारे में लिखा हम लोगों ने। तो आओ उसको भी इसमें लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक बार हम लोग प्लस क्यू के लिए निकाल लें और एक बार किसके लिए बल निकाल लें? माइनस क्यू के लिए जो आरोपित बल हो रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? माइनस क्यू के कारण आरोपित वैद्युत बल तथा प्लस क्यू के कारण आरोपित वैद्युत बल। तो यहाँ हम लोग अगले चरण में क्या लिखेंगे? प्लस क्यू के कारण आरोपित वैद्युत बल प्लस क्यू के कारण आरोपित वैद्युत बल क्या हो जाएगा हम लोगों का? F1 बराबर कितना? Q इंटू E। क्या हो जाएगा? Q इंटू E। तो ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। दिशा भी आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। इसकी दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। आप लोगों को मैंने बताया था ना कि धनावेश के कारण जो वैद्युत बल कार्यरत होता है वो किसकी दिशा में होता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और जो ऋणावेशित के कारण वैद्युत बल उसमें कार्यरत होता है वह वैद्युत क्षेत्र के क्या होता है? विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ पे हम लोग अगला क्या लिख लेंगे? माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण आरोपित वैद्युत बल, आरोपित वैद्युत बल, आरोपित वैद्युत बल क्या हो जाएगा? F2 बराबर, F2 बराबर क्या हो जाएगा? F2 बराबर हो जाएगा Q इंटू E। माइनस नहीं लिखेंगे, Q इंटू E, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, दिशा लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, के विपरीत क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो यहां से हम लोगों ने F1 निकाल लिया, यहां से हम लोगों ने क्या निकाल लिया? F2 निकाल लिया। ठीक है, अब आगे क्या करना है? अब आगे हमें क्या करना है? इस द्विध्रुव आघूर्ण का परिणामी बल निकालना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण पर परिणामी बल, द्विध्रुव आघूर्ण पर परिणामी बल, परिणामी बल। तो बताओ क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा F1 माइनस F2। क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा F1 माइनस F2। अच्छा, माइनस क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात यह है, माइनस यहाँ पे हम लोग प्लस भी तो लिख सकते थे। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि ये जो दोनों पर F1 और F2 इस पर कार्यरत हैं, दोनों की दिशा कैसी है? विपरीत है।
ऐसी दिशाएं विपरीत, अर्थात एक इधर की तरफ कार्यरत है तो एक उसके विपरीत दिशा में कार्यरत है, और दोनों कैसी राशि है? सदिश। जब भी सदिश राशियां क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत कार्यरत करती हैं, तो वहां पे ये जुड़ने की बजाय क्या होती है? घट जाती है। तो देखा जाए F1 की भी वैल्यू उतनी ही है, F2 की भी वैल्यू उतनी है, तो यहाँ से F1 और F2 की वैल्यू रखने के पश्चात यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। तो हम लोगों को पता है जो द्विध्रुव आघूर्ण पर परिणामी बल कार्यरत है वो कितना है? 0। अच्छा, इसको लाने का फायदा क्या होगा? इसको लाने का फायदा हम लोगों को ये हो रहा है कि एक चीज तो कंफर्म हो गया, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये स्थानांतरित गति नहीं करेगा, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह नहीं गति कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका परिणामी बल कितना है? 0 है। हाँ, ये अपने ही पोजीशन पे रह करके घूम सकता है, उसके बारे में हमें चर्चा करना है, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा? परिणामी बल इसका 0 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर, अब फिर यहां से लैंग्वेज बनेगा, अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर परिणामी बल 0 है, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, ठीक है ना। जिसके लिए ये क्या करेंगे? ये स्थानांतरित गति नहीं करेंगे, अतः द्विध्रुव आघूर्ण स्थानांतरित गति नहीं करेगा, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं क्या है? अलग अलग है। F1 और F2 देखो, इनकी क्रिया रेखाएं क्या है? अलग अलग हैं, जो क्या करती हैं? इस द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने का प्रयास करती हैं। किसका प्रयास करती हैं? घुमाने का प्रयास करती हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहां से फिर से लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है, लैंग्वेज क्या हो जाएगा? अतः द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण पर, द्विध्रुव आघूर्ण पर परिणामी बल, परिणामी बल 0 है, जिसके कारण द्विध्रुव स्थानांतरीय गति, स्थानांतरीय गति नहीं करेगा, स्थानांतरीय गति नहीं करेगा, लेकिन स्थानांतरित गति तो नहीं करेगा, ये चीज तो कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि परिणामी बल क्या है? 0। द्विध्रुव का आघूर्ण पर परिणामी बल 0 है, जिसके कारण ये स्थानांतरित गति नहीं करेगा। परंतु एक चीज है यहाँ पे, वो क्या है? इसके जो क्रिया रेखाएं हैं वो अलग अलग है। F1 इधर की तरफ काम कर रहा है, F2 इधर की तरफ काम कर रहा है। तो अभी मैंने बताया एक बल नीचे की तरफ, एक बल ऊपर की तरफ, तो बताओ ये क्या करेगा? स्थानांतरित तो नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या करेगा? उसी पोजीशन पर रह करके घूमना प्रारंभ कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? अतः ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है, एक बार फिर से बात करेंगे, ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या कर रहा है? यहाँ पे परिणामी बल 0 है, स्थानांतरित गति नहीं करेगा, ठीक है ना। अब हम लोगों के पास क्या है? लेकिन अतः इनके पास इनकी क्रिया रेखाएं क्या है? अलग अलग। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग, क्रिया रेखाएं अलग अलग है, अलग अलग है। जो द्विध्रुव आघूर्ण को, जो द्विध्रुव आघूर्ण को, जो द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने का प्रयत्न करेंगे, तो घुमाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने का प्रयत्न करेंगे। अतः द्विध्रुव आघूर्ण पर कार्यरत बल आघूर्ण, अतः द्विध्रुव आघूर्ण पर
आघूर्ण पर कार्यरत बल आघूर्ण। तो हम लोगों को पता है जो बल आघूर्ण होता है, ठीक है ना, हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। तो यहां से जो हम लोग बल आघूर्ण पढ़ रहे हैं, तो यहां से बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। क्या होता है, बल, बल क्या है, एफ, लंबवत दूरी यहाँ पे क्या है, देखा जाए इसकी लंबवत दूरी क्या है, बीसी। क्या थी, बीसी। अर्थात पहले इसको हिंदी में लिख लें, बल गुणे लंबवत दूरी, जिससे कि आपको कभी डाउट ना हो ये क्या है। बल आघूर्ण बराबर होता है बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। क्या हो गया, बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। बल क्या है, एफ, लंबवत दूरी क्या है, बीसी। तो बीसी की वैल्यू अभी हमने निकाला था ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना था अपना, बीसी था, कर्ण कितना था, 2l था, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर हम लोग को क्या मिला, साइन थीटा बराबर मिला था BC अपान 2l। तो यहां से हम लोग BC बराबर क्या निकालेंगे, 2l साइन थीटा। तो यहां से हो जाएगा अपना f इंटू 2l साइन थीटा, ठीक है ना। ये हो गया अपनी लंबवत दूरी। चलिए बल की बात कर रहे हैं ना, तो बल कितना है, तो इन दोनों वाले में से किसी एक बल का परिमाण उठा लो, चाहे कौन कोई सा भी, चाहे F1 ले लो और चाहे आप F2 ले लो, क्योंकि दोनों का परिमाण क्या है, समान है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, तो F बराबर हम लोगों को क्या मिल रहा है, F बराबर मिल रहा है Q इंटू E, ठीक है ना, इंटू इधर क्या है 2l साइन थीटा, ठीक है ना, ये हम लोगों का टाउ है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, टाउ बराबर क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। तो देखो क्यू और 2l ये मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का। तो इसको साथ में रख लेते हैं, और बगल में क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ये टाउ है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। तो बताओ क्यू इंटू 2l को क्या बोलेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। तो पी ई साइन थीटा। तो अब हमसे अगर कोई पूछेगा हम लोगों से कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कार्यरत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। टाउ क्या है, बल आघूर्ण है, पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और इसके बीच बना हुआ कोण थीटा है, ठीक है ना। चलिए इसका सदिश रूप लिखते हैं हम लोग। चलो इधर थोड़ा सा स्पेस है, सदिश रूप लिख लेते हैं, इसका सदिश रूप, ठीक है ना, सदिश रूप। तो सदिश रूप की अगर बारे में बात करें, तो टाउ बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। चलिए द्विध्रुव आघूर्ण भी अपना सदिश राशि है, इसके ऊपर भी वेक्टर लगाएंगे, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र भी अपनी सदिश राशि है, इसके ऊपर भी हम लोग क्या कर देंगे, वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। ये रहा वेक्टर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये साइन थीटा क्या कर रहा है, इसको भी वैद्युत यानी ये भी सदिश के अंतर्गत आ रहा है अपना, ठीक है ना। जब देखो जब दो सदिश के साथ साइन कभी हो, साइन थीटा कभी हो, ठीक है ना, तो समझ लेना वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होंगे, तभी जाकर के वहां पे साइन थीटा है। तो इसका मतलब ये है, हम लोग वेक्टर पढ़े हैं, वेक्टर में जब भी साइन थीटा दो सदिशों के बीच में लगता है, तो वहां डॉट की बजाय हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ साइन थीटा ना होकर के कॉस थीटा होता, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते किसको, डॉट। अगर यहाँ पे कॉस होता तो यहाँ पे क्या होता, डॉट। साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो याद रखना दो सदिशों के साथ साइन होगा तो क्रॉस,
कॉस होगा तो डॉट प्रोडक्ट होगा। तो ये रहा इसका सदिश रूप। तो क्या हो गया, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ये इसका रहा सदिश फॉर्म। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ कंडीशंस के बारे में देखेंगे। ये अगर गुण को इसमें एक बार हम लोग घुमा करके मतलब तरह तरह के कोणों पे घुमा करके चेक करेंगे कि ये किस किस पॉइंट पे अधिकतम मिलता है और किस पॉइंट पे ये न्यूनतम मिलता है। ठीक है ना, नोट कर सकते हैं आप लोग।